फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप हमारा यूट्यूब चैनल तक्षशिला 2020 देख रहे हैं। उस पे यानी कि नेशनल इनकम की वीडियो चल रही थी, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो। अब हमने जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड आपको बताए थे। फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। और कल आपको इसका रिलेशन बताया था जो हमारी प्रीवियस वीडियो है कि इन तीनों में रिलेशन होता है। और क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें आपको प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों मेथड में रिलेशन के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि आपको बताया था मेन प्रोडक्ट होता है जिससे हम नेशनल इनकम का मेजर करते हैं। क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट की बात ली जाती है। और जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो किसी पर्सन की सेल करने से इनकम आती है, और जो बाय करेगा उसका वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इसको हम हिंदी में बोलेंगे उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि बोला जाता है। इसको उत्पाद बोला जाता है। उत्पाद के लिए हम सकल घरेलू उत्पाद की जब बात करते हैं तो अंतिम उत्पाद की बात करते हैं। और अंतिम उत्पाद का मीनिंग आपको क्लियर करवा दिया गया है। जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब उसमें अभी कोई चेंज करना बाकी नहीं है, वो यूज करने के लिए तैयार है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। और ये यूज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल होगा या इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु होगा या अंतिम। और प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तो किसी पर्सन की तो वो इनकम होगा। और सेल और इनकम में आपको डिफरेंस बताया था, आगे भी आपको क्लियर करवा देंगे। रेवेन्यू है, सेल को हम रेवेन्यू मान के चलते हैं, और इनकम के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस किया जाता है। यानी कि आगम में से जब लागत को निकाला जाता है तब हमारी इनकम यानी कि आय आती है। तो वो हम आगे जब इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट ये पॉइंट आएंगे, इनकम, रेवेन्यू, कॉस्ट, उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि में आपको बताया था कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे हम। कंजम्पशन आपका उपभोग होता है और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और इन्वेस्टमेंट आपका निवेश कहलाता है। और उपभोग, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, और इन पे चैप्टर भी हैं आपके। और निवेश वाले टॉपिक से भी और उपभोग वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। जब हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, वहां पे हम इक्विलिब्रियम करेंगे जब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में, तब हम एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए हमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो करेंगे कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड होती है और इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका उपभोग किस पे निर्भर करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट किस पे निर्भर करती है। और इनकम मेथड के लिए आपको कल बताया था कि आप पढ़ के रखिए। आपको बताया था कि प्रोडक्शन के हम 4 साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, आपको बताया था इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में लैंड को भूमि बोला जाता है, लेबर के लिए हम श्रम वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल के लिए पूंजी और एंटरप्रेन्योर को उद्यमी बोला जाता है। लैंड के बदले में जो इनकम मिलती है उसको हम ठेका, लगान और रॉयल्टी वर्ड भी यूज कर रखा है बुक्स में। ये कोयले की खान वगैरह को किराए पे लेते हैं, तो माइंस वगैरह को किराए पे लेते हैं, उसके लिए रॉयल्टी वर्ड यूज किया गया है। लेबर के लिए इनकम मेथड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसमें कंपनसेशन वर्ड यूज किया गया है। एम्प्लॉइज का कंपनसेशन आपको दिया हुआ है, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या क्या आएगा वो बताएंगे, लेबर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। और इन तीनों पॉइंट्स को ऑपरेटिंग सरप्लस में किया गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस हिंदी में बोलते हैं इसको प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग का मतलब है हम जैसे कोई बिजनेस करते हैं उसको जब ऑपरेट करते हैं, मतलब संभालते हैं, उसके जो खर्चे होते हैं उससे जो कुछ भी बचता है ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, प्रचालन अधिशेष बोला जाता है। सिंपली आपको समझने के लिए बता रहा हूं,
बाकी ऑपरेटिंग का मीनिंग अलग अलग होता है, जिस सेंस में आप यूज करोगे। प्रचालन का भी बता रहा हूं कि जब कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं, मीनिंग। और अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। जब हमारी इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस होता है, जब हमारी इनकम कम होती है डिफिसिट, यानी कि घाटा जिसको बोलते हैं, वो चीज होती है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 to 1 पॉइंट्स जब हम इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हम इनकम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकम मेथड में सबसे पहले कंपनसेशन की बात करेंगे, यानी कि कर्मचारियों का जो कंपनसेशन है, जिसको पारिश्रमिक बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम पारिश्रमिक की बात करते हैं, सिंपल समझ लो कि आप नौकरी कर रहे हो, जॉब पे हो। जॉब पे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो फर्स्ट वेजेस और सैलरी मिलती है आपको, जिसको हम मजदूरी और वेतन कहते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। क्या होता है उसको हम समझते हैं। वेजेस पर्टिकुलर जो डेली वेज होते हैं, और ये मेनली होती है मंथली रिलेटेड। आप अगर परमानेंट लगे हुए हो तो आपको क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। और जो टेम्परेरी तौर पे होते हैं, जिसको हम लेबर वर्ड यूज के लिए कहते हैं, मजदूर बोल देते हैं उनको, हमेशा डेली वेज पे मजदूरी मिलेगी। जितने दिन वो काम करेंगे उसके हिसाब से उन्हें वेज मिलता है। और फैक्ट्री जब भी माल बनता है, दोनों तरह के वर्कर यूज किए जाते हैं। कुछ वर्कर परमानेंट होते हैं, वो सैलरी में आ जाते हैं, बाकी वेजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट इन काइंड। इसमें आएगा, आप जॉब कर रहे हो, आपको जो नगद मिलता है वो तो सारा इसमें इंक्लूड कर देते हैं। वेजेस एंड सैलरी के अलावा पेमेंट इन काइंड आपको कुछ भी मिलता है। मान लो रहने के लिए मकान दे दिया आपको, तो ये भी। आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, मोबाइल का दे दिया, आपको जितने भी चार्जेस लगे वो तो सारा क्या आ जाएगा? पेमेंट इन काइंड आ जाएगा। थर्ड आपका आएगा कंट्रीब्यूशन, किसका? एम्प्लॉयर का, जो आपकी सोशल सिक्योरिटी में, जिसको हमने सुना हो तो सरकारी जॉब करते हैं, उनके पीएफ में पैसा क्या होता है? डिपॉजिट होता है। कुछ पैसा तो उनकी सैलरी में से कटता है, जो आपकी सैलरी होती है वो तो सैलरी का पार्ट हो गया। और जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है वो भी ऐड किया जाएगा। और ये लास्ट में जब आप रिटायर होते हो, या कुछ कंडीशन और हो सकती है जिसमें आप पैसा ये क्या है? विड्रॉ कर सकते हो। और फोर्थ पेंशन आती है। अब ये ऑप्शन बंद हो चुका है कि जो लेटेस्ट शायद 2005 के बाद जो एम्प्लॉइज जॉब, जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली है, उनको बाद में पेंशन नहीं दी जाएगी। इकट्ठा जो पैसा है उनको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा। लेकिन 2005 से पहले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको क्या है? मंथली पेंशन मिलती है। ये आपके पारिश्रमिक में है। अब इसको हम समझेंगे। वेजेस एंड सैलरी ये मजदूरी और वेतन में आएंगे। ये अन्य किस्म के रूप में आ जाती है, जैसे रहने के लिए आपको मकान दे दिया, गाड़ी वगैरह दे दी, जो आपको कैश फॉर्म में नहीं मिलते। थर्ड, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, जो सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता बोलते हैं एम्प्लॉयर को, जो आपको नौकरी पे रखता है, मालिक बोल देते हैं, उसका जो भी योगदान होगा वो भी। और लास्ट पेंशन, जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी क्या होगा? पारिश्रमिक का आपका पार्ट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है आपकी, जब इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड के बारे में बात करेंगे। अब आपको बताया था फैक्टर के 4 होते हैं, तो जिसमें हमने वेजेस को डिस्कस कर लिया। अब उसके अलावा 3 जो मेन पार्ट रह गए। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, रॉयल्टी वर्ड यूज किया गया इसकी जगह, रॉयल्टी वर्ड भी आपको मिल जाएगा। और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट, ये आपको बात समझानी है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो टॉपिक आपको फर्स्ट, जो हमारी नेशनल सेकंड वीडियो है नेशनल इनकम की, उसको मैंने पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम की बात की थी। हिंदी में इसको
व्यक्तिगत बोला जाता है पर्सनल को, इसको निजी आय बोला जाता है। दोनों में आपको डिफरेंस बताया था। जब हम प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग को लेस कर दिया जाता है तो हमारी पर्सनल इनकम आ जाती है। तो ये समझेंगे प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड और ये दोनों, टैक्स भी और अनडिस्ट्रीब्यूट सेविंग, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कॉर्पोरेट सेविंग बोला जाता है। डिविडेंड का मतलब समझिए, जो कंपनी होती है, कंपनी वर्ड आपने सुना होगा, उसमें शेयर्स होते हैं और जो जिसके पास शेयर होते हैं उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। यानी कि कंपनी में शेयर होते हैं, शेयर को अंश बोलते हैं और इनको अंशधारी बोला जाता है। और इनको क्या होता है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या है, प्रॉफिट जो उसका होता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर होंगे, मतलब कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या है, प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, कुछ पार्ट दिया जाता है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। हिंदी में इसे लाभांश बोला जाता है। तो आप कर सकते हैं लाभांश की अगर संधि विच्छेद भी करोगे, लाभ के लिए अंश, मतलब लाभ में से जो भी अंश मिलेगा उसको लाभांश बोलते हैं। ये डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है। कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिविडेंड वर्ड बहुत बार आता है। जो हो सकता है कि आर्ट्स के बच्चों के लिए या अन्य जो स्टूडेंट है उसके लिए डिविडेंड वर्ड नहीं आओ, तो सिंपली बता दिया लाभांश के लिए। जब कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हम शेयर होल्डर कहलाएंगे और उसके बदले में आपको प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा वो डिविडेंड कहलाता है। तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का 3 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट तो जो शेयर होल्डर को दे दिया वो डिविडेंड के रूप में चला जाएगा। सेकंड पार्ट गवर्नमेंट को भी आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। और कॉर्पोरेट क्या होता है, कोई भी आइडेंटिटी होती है उसको हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, हिंदी में से निगम बोला जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है वो कॉर्पोरेट होती है, कॉर्पोरेट फर्म बोलते होते हैं। निगम हो गया, उसमें टैक्स पे किया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है, अवितरित लाभ बोलते हैं। जहाँ निगम की बचत हो जाती है, जो सेविंग रखते हैं, इमरजेंसी पर्पज के लिए रखी जाती है, वो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी प्राइवेट इनकम को पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे तब वो लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट इनकम में तो इंक्लूड करेंगे पूरे प्रॉफिट को, लेकिन जब पर्सनल इनकम होती है तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं आ रही, यानी कि ना तो टैक्स हमारे हाथ में आता है ना अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तो वो लेस हो जाता है, तो हमारी पर्सनल इनकम बन जाती है। ये 2 पॉइंट हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में क्या होगा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सब नियोजित बोला जाता है, जो अपने आप रोजगार कमाते हैं, उनके जो चारों फैक्टर है, रेंट भी, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट भी और वेजेस भी, इन चारों को इंक्लूड किया जाएगा। इनकी जो इनकम होती है वो क्या कहलाएगी, मिक्स इनकम कहलाएगी। और जब भी इनकम मेथड करेंगे तो ये तीनों कंटेंट को जोड़ा जाएगा। तीनों कंटेंट को जोड़ने के बाद ये एक ही मेथड है जिसमें एनडीपीएफसी निकलता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और आपको बताया नेशनल इनकम हमारी ये होती है एनएनपीएफसी। बाकी चीज सेम है, जो चीज सेम है उसको छोड़ दो, जो चीज सेम नहीं है उसको कन्वर्ट कर लो, डी और एन। इसके लिए आपको हमारी नेशनल इनकम की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है। जब डोमेस्टिक इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो फॉरेन की विदेशों से आए हैं, उसको हम प्लस कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में। और नेशनल में कन्वर्ट होते ही हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है, यानी कि नेशनल इनकम आ जाती है। ये हमारा सेकंड मेथड था। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये आप बुक्स में देखेंगे विदाउट, जब भी आपको हर एक चीज का पता नहीं होगा तो ये टॉपिक आपको बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन इजीली आप प्रैक्टिकल एग्जांपल विद कीजिए
जैसे आपको बताया कि आप सपोज कीजिए कि आप एक एम्प्लॉइज हो और आपको सैलरी के रूप में क्या क्या मिल सकता है, तो वो 4 पॉइंट वापस आपको याद आ जाएंगे जो मैंने बताए हैं। भी हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, वो भी हो सकता है। आपका मालिक का योगदान है जो, वो भी आ जाएगा। आपको नगद मिल रहा है वो भी, और नगद के अलावा जो भी आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें वेजेस को निकाल दीजिए और बाकी जो 3 फैक्टर हैं वो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा प्रॉफिट को। और इसके लिए आपको बताया था पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल जो प्राइवेट इनकम को पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करना है, जब पर्सनल इनकम को आपने प्राइवेट इनकम में कन्वर्ट करना है तो इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको एक बात बता दूं कि मैंने शुरू में अपनी जो फर्स्ट वीडियो उसमें अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन को बताया था, वो ओनली इसी पर्पज के लिए बताया था कि आप उसको सुन के यानी कि उस वीडियो को देख के मोटिवेट हो कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने कुछ डिग्रियां प्राप्त की हैं तो उसको देख के आप ये इतना सोच सकते हो कि हम एक डिग्री है, कोई भी एक डिग्री कर ले, बहुत बेटर वे से कर सकते हो आप। यानी कि कोई भी एक डिग्री है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप फुली बेटर वे कर सकते हो और आपको श्योर है कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी। क्योंकि मैंने बताया था मेरा ड्रीम कुछ और है। मेरा ड्रीम है कि हर सब्जेक्ट के बारे में, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में नॉलेज गेन करना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए और मेरे से कुछ पूछे किसी सब्जेक्ट के बारे में तो ज्यादा नहीं तो जितनी भी नॉलेज मैं उसको दे पाऊं। और अपना जो एक सब्जेक्ट है वो मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं और वो मेरा मेनली सब्जेक्ट है कॉमर्स है। और उसमें जितने भी हैं मेन सब्जेक्ट अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, उनको मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, ताकि उनमें से कुछ भी जो बारीकी से बारीकी चीज है वो भी ना मिस हो। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी सब्जेक्ट है आप अच्छे तरीके से पढ़िए। सब्जेक्ट कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़िए और पूरे बेटर तरीके से, यानी कि अपना जितना भी एफर्ट आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। और जब भी एफर्ट करो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको जिंदगी के किसी भी रास्ते पे जब आपको कोई मंजिल ना मिले बाई चांस, तो आपके मन में ये दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं अगर और ज्यादा एफर्ट करता तो मैं अपनी मंजिल को पा सकता था जो आपने गोल डिसाइड किया है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले से फुली एफर्ट किया जाए, ताकि आपको बाद में ये महसूस ना हो कि और एफर्ट होता तो हम ये कर सकते थे। इसलिए जितने भी जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, यानी कि अच्छे ध्यान से, मतलब फुल्ली अटेंशन वो पेपर अटेम्प्ट करो। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि गलती से हम 1-2 क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, रोंग कर जाते हैं, जल्दबाजी में जो सर्कल वगैरह है वो गलत फिल कर देते हैं और बाद में हमें पता लगता है। और कई बार ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन से हमारा जो एग्जाम क्वालिफाई होने से रह जाता है और बाद में हमें एहसास होता है कि इतनी बड़ी गलती कर दी, वरना मेरा टेस्ट क्लियर होता, मेरी जॉब मिल जाती। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम यही चाहते हैं कि आप जितने भी कमेंट करेंगे और उसमें जो कमेंट अच्छे लगेंगे उसको हम वीडियो में बताएंगे और जो भी हमारी मिस्टेक है उनको दूर किया जाएगा। और आपको बता दिया, जितने आप वीडियो को लाइक कीजिए वो हमें मोटिवेट देंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो है वो आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।